आज के समय में इसकी उपयोगिता नो मैम, क्योंकि ये तो अभी नो मैम। इस समय हम लोग के पास उपलब्ध है ये सुविधा। अब आप समझ रहे हैं। और दूसरी चीज और है कि आपके जो उद्देश्य, इन्होंने बोला कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं, मतलब हमने क्या एम बना रखा है अपना, क्या हम लोग ने गोल बना रखा है, क्या लक्ष्य बना रखा है पूरा करने के लिए, वो किसी के अनुसार नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। ना इन्होंने पूछा गया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वैसे अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये पूछ ही रहे हैं तो प्राचीन संदर्भ में नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप भारत में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बाहर के संदर्भ में तो नहीं पूछ रहे हैं, ना लिखेंगे ये, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये भारतीय संदर्भ में ही पूछ रहे हैं। पर प्लीज ध्यान रखिएगा कि भारतीय संदर्भ का मतलब प्राचीन संदर्भ मत लीजिए, ठीक है। प्राचीन काल में कैसी शिक्षा के उद्देश्य थे वो मत ध्यान में रखिएगा। यहाँ ये बात हो रही है कि जो आज के समय में शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी क्या जरूरत है सच में। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या अगर उनके होने ना होने से कोई प्रभाव पड़ता है, क्या उनके होने ना होने का कोई असर है। अगर ये नहीं होते तो भी काम चल जाता, अगर ये है तो बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जब घर बैठे आराम से पढ़ रहे हैं सब स्टूडेंट, देखिए अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो तो दूसरा फैक्टर हो गया, बहुत सारे कारण है, नेटवर्क इश्यू और दुनिया भर की चीजें। अभी किसी को कहीं और जाना है, किसको कहीं और जाना है, तहसील जाना है, वो सब तो अलग बात है। अब उसमें तो देखिए हम भी पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको काम पड़ ही गया घर का तो भाई कोई क्या कर सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए शिक्षा का कोई उद्देश्य है और क्या उस उद्देश्य को उस समय पूरा करना जरूरी था अगर, तो क्या आज भी उस उद्देश्य को हमारे शिक्षा के उद्देश्य में रखने की आवश्यकता है, उसकी अहमियत है आज के समय में। आज की जो देश काल परिस्थिति है, क्या आज के समय में उसका रखा जाना बहुत जरूरी है, ये पूछना ये चाह रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक तरह से ये आपका दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं, आपके विचार सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से आज के समय में शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, और उसकी हेडिंग जानना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कैटेगरी जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि किस किस आयाम में शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग लगे हाथ इसको डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। देखिए आपको क्या लगता है कि ज्ञानार्जन का उद्देश्य होना चाहिए या नहीं, वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है कि नहीं। है मैम। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो संगीता मैडम की किताब पढ़ रहे हैं 63 पेज नंबर पे है, पेज नंबर 63 से शुरू है, ठीक है। बड़ा बड़ा हेडिंग लिखा हुआ है शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य, ये ओवरऑल उद्देश्य है, ना कि ये किसी के अनुसार है। और दूसरा आपका है पेज नंबर, जब आप जाएंगे 65 पे तो उस पे लिखा हुआ है चरित्र निर्माण के विकास का उद्देश्य, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आज के समय में इसकी आवश्यकता है, इस उद्देश्य को हटाना चाहिए कि रखना चाहिए। ठीक है, बल्कि बल्कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और आप लोगों को कल डिस्कस मतलब करने के लिए मैंने थोड़ा मोटिवेट भी किया था कि क्यों बहुत जरूरत है, और आप लोग भी सोचिएगा, अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ है डिस्कशन। आज मुझे जैसे लग रहा था कि थोड़ा आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड करा दूं आज का क्लास, ताकि आप लोग आगे थोड़ा फोकस्ड हो जाएं, बस इसीलिए मैंने इस तरह किया। अब पेज नंबर 66 पे देखिए, एक उद्देश्य शायद पॉइंट नंबर 3 है, या कह सकते हैं उद्देश्य नंबर 3 है नागरिकता के प्रशिक्षण का उद्देश्य, ठीक है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम एक सच में अच्छे नागरिक बने, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या जरूरी है आज के समय में। यस मैम। यस मैम। चलिए समझ गए आप लोग, इसको मत छोड़िएगा एग्जाम में लिखते समय। फिर पेज नंबर 68 पे आ जाइए आप लोग, उसमें लिखा हुआ है भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य। देखिए नागरिक का मतलब ये होता है, जो अच्छा नागरिक होता है वो अपने जो भी देश में चीजें, जो नियम कानून हमारे यहाँ चल रहे हैं उनको समझना, ठीक है, उनके अनुसार काम करना, और एक तरह से कह सकते हैं कि अपने देश के लिए आप समर्पित भी हैं, और अपने जो भी शासन कानून चल रहा है उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक होता है ना कि भाई राष्ट्रगान बजता है तो लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान में, वो एक प्रेम देश के प्रति जो होता है, एक भावना होती है, वो सब जागृत हो जाती है। आप सोचते हैं कि हमारे अंदर जो भी गुण है देश प्रेम के, वो और बढ़े, या उसका कारण क्या है, कौन कौन सी चीजें प्रभाव डालती है, ये सब चीजें इसमें जुड़ी रहती हैं। और कहीं ना कहीं नागरिकता का प्रशिक्षण उन लोगों को तो बहुत जरूरी है देना जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एकीकरण से कंफ्यूज मत होइएगा। एक अच्छा नागरिक बनने के बारे में ये उद्देश्य है। पहले आप अच्छे नागरिक खुद बनेंगे, तब आगे बात होगी राष्ट्रीय एकीकरण की, जो कि इसका आगे का है उद्देश्य, ठीक। मैम अब देखिए एकीकरण बात का हो, मतलब। अभी एक चीज, म्यूट करिए म्यूट करिए, जैसे लग रहा है कि इनके यहाँ गाना वाना बज रहा है।
देखिए अभी बात हो रही है नागरिकता के प्रशिक्षण का उद्देश्य, ठीक है। सबसे पहले आप बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएंगे ना घर में, कि सबसे पहले आप ऐसा करेंगे कि बाहर भेज देंगे और कह देंगे डिसिप्लिन के साथ बिहेवियर करो, पहले घर में सिखाएंगे। तो यहाँ बात ये हो रही है कि पहले हम किसी को अच्छा नागरिक बनाएं, नागरिकता का प्रशिक्षण दें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे राष्ट्रीय एकीकरण की, जो कि अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आती है बात दूसरे उद्देश्य की, मतलब भावात्मक और राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य। देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय भावना है, एक तरफ हम नागरिकता की बात कर रहे थे, हम जहाँ के नागरिक हैं उसमें हमारे अंदर उनके नियम कानून को समझना जानना, या मान लीजिए हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, तो हम लोकतंत्र के नियम कानून या क्या होता है लोकतंत्र, उसको सफल कैसे बना सकते हैं हम अपने तौर से, अपने कह सकते हैं एज से, अपने माध्यम से कैसे कर सकते हैं। दुनिया की बात यहाँ नहीं की जाती। लेकिन जब हम एक भावना हमारे अंदर जागरूक होती है कि जैसे मान लीजिए नागरिकों में एकता की भावना आने लगती है, या आप कह सकते हैं कि जो लोग देखिए सेना में जाते हैं, आपको भी अच्छी तरह पता है और मुझे भी पता है कि किसी की मौत का पता नहीं होता है, वो कहीं भी कभी भी आ सकती है। लेकिन ये भी पता होता है सबको कि जो लोग बॉर्डर पे जाते हैं, जो लोग सेना में होते हैं, वो एक तरह से देखिए कि अपनी मौत को दांव पर लगाते हैं, और वो देश प्रेम के लिए, या कह सकते हैं आप राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। तो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना एक बड़ा रूप ले लेती है जब हम अपने हित से भी बड़ा राष्ट्र का हित समझते हैं। सभी नागरिक जो देश के होते हैं उनको हम एक समझते हैं। वो राष्ट्रीय भावना ही एक राष्ट्र का निर्माण करती है। अगर मान लीजिए आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनके बीच में प्रेम नहीं है, तो वो घर जानते हैं घर नहीं, वो घर एक मकान होता है। उसी प्रकार से एक राष्ट्र है, मान लीजिए उस राष्ट्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने लोगों का मतलब यहाँ पर है उनके नागरिक जो हैं, उनके बीच में एक होने की भावना नहीं, या कह सकते हैं आप एकता की भावना नहीं है। आप कभी विदेश जाइए, मान लीजिए वहां पर आपने देखा कि कई तरह के कई कंट्री के लोग हैं, लेकिन कहाँ अगर आपको कोई इंडियन दिख जाता है या भारतीय दिख जाता है तो एक अंदर से फीलिंग आती है। अभी इसको मैं और एक एग्जांपल छोटा सा दूंगी, अंदर से एक फीलिंग आती है ये तो अपने इंडिया का है, ये तो अपने भारत का है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप अपने जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि आप जो है यूपी में अयोध्या से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए यूपी में आज प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कानपुर से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली चले जाते हैं, आप साउथ इंडिया चले जाते हैं, वहां पर आपको अगर अपनी जगह का कोई व्यक्ति मिलता है तो आप थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, अरे भाई ये तो हमारी जगह से है। तो कहीं ना कहीं वो एक भावना की जो एक सूत्र में जोड़ती है लोगों को, जो सभी नागरिकों को एक सूत्र में जोड़ती है, वो भावना। हमारे आचार विचार बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक सूत्र में जुड़ने के लिए अगर प्रेरित होते हैं, या हमारे अंदर ये भावना जागृत होती है, या हम इसको पूरा कर पाते हैं इस उद्देश्य को राष्ट्रीय एकीकरण के, जिसमें सब लोग मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक हो जाते हैं, तो ये उद्देश्य अगर पूरा होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो पाता है। क्या इसका कोई आज के समय में होना जरूरी है या नहीं? यस मैम, जरूर बताइए। है। जरूरी है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसे भी रखा जाना चाहिए जब हम डिस्कस करेंगे ना। अब देखिए बात आती है अंतरराष्ट्रीय अवबोध का उद्देश्य, ठीक है। अब मान लीजिए कि कभी आप लोग सुनते होंगे कि कुछ लोग जासूसी के आरोप में मान लीजिए गिरफ्तार कर लिए गए। ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि मैं किताब में लिखी हुई बातों को नहीं बता रही हूँ आपको, कुछ चीजें ऐसे ही बता रही हूँ। इसमें मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी सीमा को पार कर रहा था किसी देश की, लेकिन वो जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं कर रहा था कि जिससे किसी देश को हानि हो, लेकिन ऐसा डाउट होता है ना, क्योंकि कभी भी जासूसी जो की जाती है किसी देश की तरफ से या दूसरे देश की तरफ से या दुश्मन देश की तरफ से, तो वो इस तरह से जासूसी करते हैं कि आपको जरा भी शक ना हो। तो मान लीजिए इस अवस्था में क्या हुआ कि पता चला कि नहीं, मान लीजिए हमारे यहाँ के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स मतलब जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इन सब मैटर को हैंडल करते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उन लोग को ये जानकारी भी हो गई कि ये निर्दोष है, मान लीजिए किसी तरह से जानकारी हो गई, तो कहीं ना कहीं एक मानवीयता की भावना भी रखी जाती है, कि सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे विश्व के लोग भी एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है। वसुदैव कुटुंबकम वाली बात जो है वो इसमें अभी जुड़ेगी। अभी मैं डिस्कस इसको इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपके थॉट्स नहीं निकल पाएंगे तब डिस्कशन के समय, अगर अभी मैं बता दूंगी आपको। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा कह सकते हैं जो पूरा विश्व है, इसको हम एक मान के चलते हैं। पहले हमने क्या कहा कि जो भी नागरिक किसी देश में रहते हैं वो अपने देश प्रेम के लिए, या कह सकते हैं आप कि एक अपने आप को समझेंगे, तब वो राष्ट्रीय भावना आ गई। अब अंतरराष्ट्रीय भावना आ गई, या कह सकते हैं आप अंतरराष्ट्रीय अवबोध हो गया। इसमें
हम लोग क्या मानते हैं कि हम समस्त नागरिक, चाहे वो कह सकते हैं हम समस्त लोग, आप समझ सकते हैं, सिर्फ हम लोग एक राष्ट्र के सदस्य नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक राष्ट्र का है कोई दूसरे, हम इस विश्व के भी नागरिक हैं, या कह सकते हैं कि हम इस विश्व के भी एक इकाई के रूप में हैं। तो आप ऐसा समझिए कि हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह देखते हैं। बार बार मैं आप लोग को हिंट कर रही हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम की बात इसमें डिस्कस होगी कि कितना इसमें वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अवबोध को माना जाता है वसुधैव कुटुंबकम की तरह, लेकिन ये कितना आज के समय में प्रासंगिक है सब बाद में डिस्कस होगा। थोड़ा सा बताइए, जब हिंट मिल ही गया है तो क्या आज के समय में आपको लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अवबोध मतलब संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह मानने वाली जो भावना का विकास करना है शिक्षा के माध्यम से, वो जरूरी है या नहीं? जरूरी है मैम। क्यों जरूरी है मैम। क्यों जरूरी है भाई? क्या जरूरी है? अपने देश के लिए जीना, अपने देश के लिए मरना क्या जरूरी है? विश्व क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई हम लोग के लिए करता है क्या कुछ? चाइना को देखिए इतना आक्रमण कर रहा है, और देश के को देखिए इतना है, हम लोगों को गुलाम बनाया गया, ये सब भावना नहीं आती आपके मन में? सबकी मैम बात ये माना होता है हमारे और मैम अब शुरू से बदल चुका है। अभी चलिए तब की बात थी, अब अभी भी तो हो रहा है, अभी भी तो हो रहा है। अच्छा चलिए, एक और आप लोग को उदाहरण देती हूँ, उदाहरण इन द सेंस आपको हिंट कर देती हूँ, एक हिंट कर देती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कोई एक मूवी आई थी सलमान खान की, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, जिसपे एक बच्ची थी ना, मुस्लिम थी, याद है आप लोग को? जिसमें बजरंगी भाईजान। हाँ हाँ हाँ, वो मूवी थी। उसमें देखिए लास्ट में उसको पहुंचा दिया गया था अपने घर पे, ठीक है ना, याद होगा आपको। उसके अगेंस्ट भी काफी लोग थे, उसके अगेंस्ट काफी लोग थे, मतलब विरोध में काफी लोग थे, याद है आप लोग? अगर किसी ने देख लिया। भारत से पिज्जा हाँ, मैं क्या कह रहे हैं आप सौरभ? मैम उससे जो यहाँ जब पाकिस्तान पिज्जा बनवाने गया तो वहाँ भारत में एजेंसी जहाँ है ना मैम दिल्ली, तो उसको वो भी नहीं मिला। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, देखिए इसके पीछे एक कारण है, आप लोग को हिंट कर रही हूँ क्योंकि और तो चीजें ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में आप लोग को तकलीफ होगी। अंतरराष्ट्रीय अवबोध जब भी आप पढ़िएगा तो ये भावना अपने दिमाग में रखिएगा कि हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह समझें, ये उद्देश्य है इस उद्देश्य को पूरा करने के पीछे, पहली बात। दूसरी चीज यहाँ पर पूछा गया कि क्या वाकई में ये आज के समय में प्रासंगिक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसकी क्या उपयोगिता है आज के समय में, इसकी क्या जरूरत है आज के समय में, क्या ये रिक्वायर्ड है। अब बात आती है कि इसकी स्थिति आपको क्या लगती है कि क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम लोग, या मान लीजिए पूरे विश्व को हम लोग क्या परिवार समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ हमारे लिए आपके लिए लागू नहीं हो रहा है, ये एक पूरे विश्व के तौर पे देखना चाहिए, थोड़ा सोचिए। जल्दी करिए, सोचिए। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं मान पा रहे हैं, नहीं समझ रहे। अच्छा ठीक है, मैं फिर से प्रयास करती हूँ, देखिए मान लीजिए कि जो आज की स्थिति है, यहाँ पर आज की स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि क्या हम लोग का मतलब सिर्फ भारत देश के लोग से बात नहीं हो रही है, मतलब पूरे विश्व के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, या जो लोग हैं, मनुष्य हैं जो पूरे विश्व में हैं, क्या वो सभी लोग इस समय पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं या मान रहे हैं? नहीं मान नहीं रहे। हाँ, पूरे नहीं मान विश्व रहे को मैम। एक परिवार की तरह क्या मान पा रहे हैं? नहीं मान हाँ, तो अभी No, तक जो ma'am. चल रहा है, ठीक है, अभी तक जो चल रहा है, इसका मतलब विश्व को एक परिवार माना ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना? यस और यस ये वसुधैव कुटुंबकम की बहुत पहले से बात की जा रही है इसके बारे में। कुटुंब मतलब परिवार, और वसुधैव मतलब समस्त विश्व की बात की गई है। हाँ, धरती पर जो भी लोग हैं, समस्त विश्व या समस्त धरती पर जितने भी लोग हैं, वो सब एक परिवार की तरह हैं, ठीक है। वो हमारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भारतीय कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा, तो हमारी आ जाती है, एक गर्व की बात आ जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग बोल रहे हैं इसमें कितना तर्क आप दे पाएंगे, इसको आपको अभी विकसित करना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं काम बनेगा। दूसरी चीज, जिस चीज में हमारे यहाँ कमी हो रही होती है, या कह सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य में अगर वही उद्देश्य ज्यादा रखे जाते हैं, जिसको या तो हम ये मान रहे हो कि इसकी बहुत ज्यादा कमी हो रही है,
या उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। दो बातें हैं। अगर बहुत ज्यादा कमी आपको दिख रही, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य ऐसा तो नहीं है कि ये आज बना होगा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बात, ये तो बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन आप लोग बस इतना हिंट समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं जैसे ऑन पेपर मैटर नहीं होता कि किताब में मान लीजिए किसी ऑफिस में पेपर पे लिखा हुआ है कि भाई इतना मेहनताना, इससे कम मेहनताना इस काम के लिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, लेबर क्लास को लीजिए, किसी भी क्लास को ले लीजिए, वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। मतलब उसको कहा जाता है कि ऑन पेपर कुछ और है, पर वास्तविकता में वो चीजें कुछ और है, और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी विद्यालय में कोई इंस्पेक्शन हुआ, या मान लीजिए पूछा गया सरकार की तरफ से कि आपके यहाँ भौतिक सुविधाओं की क्या स्थिति है, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि एक लेटर बनाया या एक पेपर पे सब कुछ लिख दिया कि फैन भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, वो भी वर्किंग है, सब बता के दे दिया। लेकिन जब वहां पे गए वो लोग, उन्होंने जाकर देखा सिचुएशन, वास्तविक स्थिति तो बिल्कुल उससे उल्टी थी, ठीक। और लीजिए अनाथालय की बात लेते हैं। अनाथालय में बहुत सारी ग्रांट भी मिलती है, बहुत सारा एक तरह से कह सकते हैं कि डोनेशन भी दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप लोग बहुत सक्षम है पैसे से, इतने सक्षम है कि आप किसी अनाथालय में या वृद्धाश्रम में जाके कुछ पैसे आप दे सकती हैं उनके लिए, ताकि सुविधा हो जाए। तो सरकार ने, या मान लीजिए कुछ पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने जाके किसी एनजीओ के थ्रू, या मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू जो वो चला रहा हो संस्थान, उसने बताया और उन्होंने दे दिया। तो उससे पूछा गया कि भाई क्या क्या चीजें आपको जरूरत है, तो उसने बताया हमें 4 बेड चाहिए वृद्धाश्रम के लिए, हमें जो है 4 झूले चाहिए जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है, पालने जिसको कहते हैं, छोटे बच्चों की बात हो रही है अनाथालय वाले, तो वहां पर हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए। ऑन पेपर उसने लिख के दे दिया, ऑन पेपर चीजें आ भी गई। ऑन पेपर का मतलब ये होता है जो सिर्फ पेपर पे लिखी होती है, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज को आपको इसलिए बता रही हूँ कि अंतरराष्ट्रीय अवबोध के पीछे की जो धारणा है वो बहुत पवित्र, बहुत अच्छी है और बहुत मंगल कामना है। मंगल कामना का मतलब है कि पूरे हम विश्व को एक परिवार की तरह मानने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है आज के समय में। ये तो प्रासंगिकता में लिखिएगा, मतलब जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आज के समय में राष्ट्रीय अवबोध की धारणा कितनी प्रासंगिक है, आज के समय में आपके अनुसार अंतरराष्ट्रीय अवबोध की धारणा कितनी प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब कितना उसका आप देख पा रहे हैं कि पूरा कर पा रही है, या उसका जो मतलब है वो सच में पूरा हो पा रहा है। लेकिन जब आपसे उद्देश्य में पूछेगा तो आप उसकी जरूरत के बारे में बताएंगे, हाँ ये जरूरत है आज की, और ये उद्देश्य शिक्षा का बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्त विश्व के हम लोग भी नागरिक हैं, कह सकते हैं कि समस्त विश्व के हम लोग सदस्य भी हैं। अगर अपने राष्ट्र के सदस्य हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग एक समस्त विश्व के भी हम लोग सदस्य हैं। उसी में ये धारणा आप जोड़ सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन सच्चाई ये है कि वसुधैव कुटुंबकम वाली धारणा अंतरराष्ट्रीय अवबोध के अंदर पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका अनुसरण नहीं किया जा रहा है। ये भी ध्यान में रखिएगा आलोचनात्मक तरीके से लिखने के लिए, मतलब गुण एवं दोष को परखते हुए, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो अंतरराष्ट्रीय अवबोध का मतलब? कोई भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, बोलिए। नो मैम। नो मैम, एक बार बता दीजिए। अच्छा फिर से बता दीजिए, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसी कोई कंट्री है, जैसे मान लीजिए अपना और हम लोग पाकिस्तान का उदाहरण ले लेते हैं, या अपना और मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं चाइना का उदाहरण, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई चाइनीज बच्चा या कोई चाइनीज स्टूडेंट रियली में वो भटक गया हो या मिसगाइडेड हो गया हो, या मान लीजिए किसी ने धोखे से ही उसे भारतीय सीमा के अंदर दाखिल करा दिया। वहां पर जहां पर नहीं कर सकते हैं आप एंट्री, या प्रोहिबिटेड कहते हैं जिसको, जहां पर एंट्री जो है वो एकदम मना होती है, मनाही वाला क्षेत्र होता है, वहां नहीं जा सकते आप। तो दो उसमें देखिए स्थिति पैदा होती है। अगर आप होते सुरक्षात्मक पक्ष की तरफ, या कह सकते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का मतलब जान लीजिए आप लोग, जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को हैंडल करती है। सबसे ज्यादा खतरा तो आजकल टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से है, और आप लोग को थोड़ा और डिटेल दे देते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से का मतलब साइबर अटैक वगैरह जब होते हैं तो आप लोग को लगता होगा ना कि इन्फॉर्मेशन भेजना है, कुछ करना, ये नहीं होता। होता क्या है कि वो कनेक्शन के थ्रू बहुत सारे डेटा फेच कर लेते हैं। फेच का मतलब ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर, हैकिंग अलग चीज है देखिए।
मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक टेररिस्ट हूँ, या टेररिस्ट भी क्या कहे, मान लीजिए मैं जासूसी कर रही हूँ किसी भी देश की, मैं नागरिक हूँ, चाइना की हूँ या मान लीजिए किसी और कंट्री की हूँ, मैं जासूसी कर रही हूँ। अब उनके लिए तो वो ईमानदारी का काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, हमारे लिए तो वो जासूस ही है, ठीक है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपनी देश की सुरक्षा के लिए जासूसी करना अच्छी बात है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे यहाँ एक फिशिंग, नाम सुना होगा आपने। फिशिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर जो भी आपके आर्मी एरिया के लोग हैं, उनको मान लीजिए कई लड़कियों ने या लड़कियों के माध्यम से, लड़कियों का मतलब ये होता है कि आपने आईडी बनाई, उसमें फोटो लगा दी लड़की, ठीक है। देखिए यंग एज के जो बच्चे होते हैं या मान लीजिए यंग एज के जो लड़के होते हैं, उनका दिमाग इतना नहीं चल पाता है जितना इंटेलिजेंस वालों का चलता है। उसके भी एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तब वो लोग जाते हैं। तो उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया। मान लीजिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों लोग बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि जिसकी फोटो लगी एक्चुअली में वो है ही नहीं, फोटो के पीछे कोई और है। अब क्या हुआ कि जब उनका कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, मतलब वो जो कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है, उसकी वजह से जो बहुत नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं इस फील्ड के, इंटरनेट की, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा उनको जानकारी होती है, तो वो उसके माध्यम से वो डेटा, हमारी सुरक्षा का जो भी डेटा है, हमारी जो जो कह सकते हैं आप, जो आर्मी का डेटा है, वो फेच कर लेते हैं या ले लेते हैं, ठीक है। उनका माध्यम होता है, उससे वो ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब भी कोई इस तरह की स्थिति में पकड़ा जाता है व्यक्ति, तो सबसे पहले उसे संदेह की स्थिति से देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पागल टाइप का व्यक्ति ये पकड़ा जाएगा तो भी उसे संदेह की स्थिति से देखा जाता है, क्योंकि पागलपन का वो एक्टिंग भी कर सकती है या कर सकता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि अंतरराष्ट्रीय अवबोध पे थोड़ा सा आते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि सेम स्थिति वहां की कंट्री में हुई, उन्होंने उसको बंदी बना लिया, सालों साल रखा, टॉर्चर किया, जो भी किया, उगलवाया या नहीं उगला। सच्चाई मान लीजिए ये थी कि दोनों ही लोग टेररिस्ट नहीं थे, या कह सकते हैं कि दोनों ही लोग जासूस नहीं थे दूसरी कंट्री के। मान लीजिए कि हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने, प्लस हमारे यहाँ की जो भी सुरक्षा नीतियां हैं या जो भी हैंडल करते हैं लोग, हाई ऑफिशियल्स, उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जो है वो गलत साबित नहीं हो पा रहा है या ये बेकसूर है। उसने अंतरराष्ट्रीय अवबोध को आधार बनाकर, मतलब हम समस्त लोग जो है एक विश्व के कह सकते हैं परिवार के सदस्य हैं, विश्व जो एक परिवार के रूप में है उसके सदस्य हैं, इस भावना को, मानवता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए उसे सही सलामत उसके जगह पर पहुंचा दिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा मैंने कोशिश की है समझाने की, लेकिन यस मैम। हाँ, लेकिन ये चीज कहाँ तक पूरी हो पा रही है, इसकी आड़ में कहीं कोई गलत चीजें तो नहीं हो रही हैं। कहने को अंतरराष्ट्रीय सद्भावना डेवलप कर रहे हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय अवबोध है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप लोग लिखिएगा। अगर आपके अनुसार पूछा जाएगा, उसके लिए कुछ आंसर तैयार करिएगा, कुछ थोड़ा सा थिंकिंग करिएगा अच्छे से, तभी आप लोग का आंसर बनेगा। इसका मेन कारण होता है क्वेश्चन पूछने का कि आपका सोचने समझने का स्तर कितना तार्किक डेवलप हो पा रहा है, आप कितना तार्किक बातें सोच पा रहे हैं, कितना आप गुण और दोष परखते हुए चीजों को समझने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में